हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का दूसरा चैप्टर लाख की चूड़ियाँ। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसमें पूछा गया है कि बचपन में जो लेखक थे, जब बहुत छोटे थे तो वो अपने मामा के गांव बहुत ही चाव से जाते थे। उनको गांव जाना बहुत अच्छा लगता था। तो उनको गांव जाना क्यों अच्छा लगता था और जो बदलू था उसको वो बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहते थे। तो आंसर हुआ कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करते थे, क्योंकि वहाँ रहने वाला जो बदलू मनिहार था वो रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करता था उसको। तो जो ये गोलियां थी वो उनको बहुत अधिक पसंद थी। तो चूड़ी बेचने वाला था बदलू, वो उनको क्या करता था, रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करता था। और लेखक को ये जो लाख की गोलियां थी बहुत अधिक प्रिय थी, पसंद थी। और वो बदलू मामा कहने के बजाय उनको बदलू काका इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मामा के गांव के जो बच्चे थे वो बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए जो लेखक थे वो भी उनको बदलू काका कहते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो वस्तु विनिमय क्या होता है। तो वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु को देकर अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम पैसे देते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय में क्या होता है, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उसके बदले में हम कोई चीज़ दे देते हैं, वस्तु के बदले में पैसे ना देकर वस्तु ही देते हैं। तो इस प्रकार की वस्तुएं पाने के लिए हम पैसे की जगह वस्तुओं से ही वस्तुओं का लेन देन करते हैं। बदले समाज में आज वस्तुओं से वस्तुएं नहीं खरीदी जाती। तो आज ज़माना बदल गया है। तो आज क्या होता है, वस्तुओं के बदले में हमें कोई चीज़ लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, अगर हमें गेहूँ लेना है तो उसके बदले में हम और कुछ दे देते थे दुकानदार को। अगर गेहूँ लेना है, हमारे पास चावल ज़्यादा है तो उसको हम चावल दे देते थे और गेहूँ ले लेते थे। तो समाज में बदलाव आया है। अब जो वस्तुएं हैं वो वस्तुओं के बदले में नहीं खरीदी जाती हैं। आज ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए रुपए पैसे के बदले जो है वो वस्तुएं ली जाती हैं। तो कोई भी वस्तु लेने के लिए हम पैसे देते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो आज का युग क्या हुआ है, मशीनी युग हो गया है। आजकल हर काम मशीन से होता है। तो मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इसका क्या मतलब है। तो आंसर होगा, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। पंक्ति के माध्यम से मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेकारी और बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है। तो जहाँ पहले लोग काम किया करते थे, अब वही काम क्या हुआ, मशीनें करने लग गई हैं। तो जो लोग काम करते थे वो बेकार हो गए। इससे क्या हुआ है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चूँकि सैकड़ों मनुष्यों का काम करने के लिए केवल कुछ ही मशीनें काफ़ी होती हैं। तो पहले क्या होता था, मशीनें नहीं होती थी, उसी काम को करने के लिए बहुत सारे आदमी लगाए जाते थे। लेकिन मशीनों के आने से क्या हुआ, ये सारे जो आदमी थे वो बेकार हो गए, उनके पास कुछ काम नहीं रहा। तो ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर जो होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं और भूखे मरने लगते हैं, भूखों मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो कारीगरों की इसी व्यथा की ओर जो लेखक हैं वो संकेत करते हैं। वो यही बताते हैं कि मशीनी युग आने से क्या हुआ है, कितने हाथ काट दिए गए हैं। मतलब जो लोग हैं वो बेकार हो गए हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो आंसर होगा कि लेखक के अनुसार बदलू उसके मामा के गांव में लाख की चूड़ियों का श्रेष्ठ कारीगर था। तो जो बदलू था वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। उसके गांव के अलावा बाहर गांव में भी उसकी लाख की जो चूड़ियाँ थी वो काफ़ी प्रचलित थी। विवाह में भी उसकी चूड़ियाँ जो थी बहुत प्रचलित थी। विवाह में भी लोग उसकी चूड़ियाँ खरीदते थे। परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने लगा, उसकी लाख की चूड़ियाँ जो हैं वो कम होने लगी, उनका मूल्य घटने लगा। तो उसकी लाख की चूड़ियों का मूल्य घटना आरंभ हो गया जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया। तो नतीजन क्या हुआ, एक दिन इन लाख की चूड़ियों का स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया और बदलू
उसकी जो लाख की चूड़ियाँ थी उनका जो व्यवसाय था वो ख़त्म हो गया, उसका अंत हो गया। अब कोई भी उसकी चूड़ियाँ नहीं पहनता था, सबको कांच की चूड़ियाँ भाने लगी। उसके व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को अंदर ही अंदर कचोटती थी, परंतु अपनी इस वेदना को वह किसी को प्रकट नहीं करता था। तो लेखक उसके हृदय की इस वेदना को भली भांति समझता था, क्योंकि लेखक ने अपने बचपन का एक लंबा वक्त बदलू के साथ व्यतीत किया था। इस कारण उसके लिए बदलू की मन की दशा को समझना ज़्यादा आसान था। फिर अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया, वह बेरोजगार हो गया, उसे गरीबी में जीवन बिताना पड़ा। उसे अपनी जो गाय थी वो भी बेचनी पड़ी। वो कमज़ोर और वृद्ध हो गया था, उसके माथे पर जो नसें थी वो भी उभर आई थी। वो बीमार और चिंतित रहने लगा। उसका घर परिवार कैसे चलेगा, उसका काम कैसे चलेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, आपने मेले बाज़ार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। तो आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो आप जब मेले में बाज़ार में जाते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो कि हाथ से बनी होती हैं, तो आपका ये मन करता है कि उन चीज़ों को बनाएं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने मेले बाज़ार में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन तथा सफ़ेद मोमबत्तियाँ, हाथ के पंखे, जूट के जो सामान होते हैं वो बने देखे हैं। तो ये सामान अत्यंत मनमोहक होते हैं। मैंने एक कलाकार के पास जूट से बने सामानों को बनाना सीखना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीने सीखने के बाद क्या हुआ, मैं अपने आप सामान बनाकर बेचने लगा। इससे मुझे अतिरिक्त आमदनी होने लगी। तो मैंने जूट का काम जो था वो सीखा और जूट का सामान बनाने की जो कला थी वो मुझको आ गई कि किस तरह से जूट से सामान बना सकते हैं। फिर मैंने जूट से सामान बनाना सीखा और बनाकर बेचने लगा। इससे मुझे क्या हुआ, अतिरिक्त आमदनी हुई, मुझे काफ़ी मुनाफा हुआ, पैसे आने लग गए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो लाख की जो वस्तुएं होती हैं उससे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। तो लाख से बनी वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि में होता है। और लाख से सुंदर सुंदर और क्या चीज़ें बनती हैं, खिलौने बनते हैं, घर की सजावटी वस्तुएं होती हैं वो बनाई जाती हैं, आभूषण हैं, मूर्तियां हैं, चूड़ियां हैं, डाक खाने में जो मोहर लगाई जाती है और पैकिंग की जो सील होती है वो भी लाख की बनाई जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको कैसे आदर सत्कार देंगे, कैसे उसका सम्मान करेंगे। तो आंसर होगा, घर में मेहमान के आने पर मैं उन्हें क्या करूँगा, पहले जब कोई मेहमान आता है तो पहले हम उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर हम उनको बैठक में बिठाते हैं। तो घर में मेहमान आने पर मैं उन्हें यथोचित प्रणाम कर बैठक में उन्हें बिठाऊँगा। फिर उन्हें जलपान कराकर उनसे आने का कारण पूछूंगा। तो ऐसे नहीं पूछते कि अभी आप क्यों आए हैं, तो उनसे पूछेंगे भाई आप यहाँ पर किसी काम से आए हैं क्या है। तो उन्हें पहले हम जल पिलाएंगे, पानी देंगे पीने के लिए, और उन्हें यदि पिताजी से काम होगा तो वे कब तक आएंगे यह बताऊंगा। अगर उनको पिताजी से काम होता है, जो भी मेहमान आए हैं उनको पिताजी से अगर काम होता है तो उनको बताएंगे कि पिताजी तो गए हुए हैं और उनके आने का समय हम उनको बताएंगे। और उनको बताएंगे यदि वे रुककर इंतज़ार कर सकते हैं तो वो क्या करें, उनके साथ बैठकर प्रेम पूर्वक बातें कर सकते हैं। तो मैं उनको बताऊंगा कि अभी पिताजी के आने में टाइम है, तो मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा, खूब अच्छे से बातें करूंगा और उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखूंगा। तो उन्हें चाय पिलाऊंगा, नाश्ता कराऊंगा और फिर उनसे बातें करूंगा, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखूंगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए।
तो छुट्टियों में हर किसी को अपने नाना नानी के घर पे जाना अच्छा लगता है। तो मुझे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है और वहाँ की दिनचर्या जो होती है वो यहाँ की दिनचर्या से बिल्कुल अलग होती है। तो वहाँ मामा के लड़के तथा लड़की के साथ खेलते हैं हम और खेतों में जाते हैं, बागों में जाते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं। और गर्मियों में हम क्या करते हैं, जो पेड़ पे आम लगे होते हैं उनको तोड़ते हैं। बाग में जो पेड़ लगे होते हैं उनकी छाया में हम बहुत से खेल खेलते हैं और हमें खेल को खेलना बहुत अच्छा लगता है। शाम को नानी से हम कहानियाँ सुनते हैं और एक साथ बैठकर हम गपशप करते हैं, तो उनके साथ हमें गपशप करना अच्छा लगता है। तो जो शहर की ज़िंदगी होती है और गाँव की ज़िंदगी होती है बिल्कुल अलग होती है। तो हमें नाना नानी के यहाँ जाना अच्छा लगता है और वहाँ पर हम खूब मज़े करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। नाना नानी के साथ बैठते हैं, उनसे कहानियाँ सुनते हैं एक साथ बैठकर। उनके साथ बैठकर हमें गपशप करना बहुत अच्छा लगता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए हैं। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। तो आए दिन क्या होता है, जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, मशीनी युग आता जा रहा है, हर काम मशीन से होते जा रहे हैं। तो आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए। आपके आसपास ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ है तो आपको लिखना है यहाँ पर। तो आंसर होगा कि मशीनी युग में अनेक परिवर्तन हम कहीं भी देख सकते हैं। तो अपने आसपास हुए परिवर्तन का एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरी कॉलोनी से कुछ दूर पर खेत है। तो कुछ समय पहले तक खेती का जो अधिकांश काम होता था वो बैलों और हाथों से किया जाता था। तो अधिकांश काम जो होता था बैलों से या हाथों से किया जाता था, किंतु आजकल क्या होता है, जुताई जो है वो ट्रैक्टर से, और जो बुआई होती है, जो बीज वगैरह होते हैं उनको बोना होता है तो वो सीड ड्रिल जो होती है उससे बो दिए जाते हैं। और जो काम होते हैं वो कल्टीवेटर से हो जाते हैं, निराई गुड़ाई जो है। और घर पतवार हटाने के लिए खरपाती नाशी की जो मशीनें होती हैं उनसे छिड़काव कर दिया जाता है। और कटाई हार्वेस्टिंग मशीन से, और मढ़ाई जो होती है वो काम जो होता है प्रेशर से करके भूसा और अनाज जो है ट्रैक्टर से ढोकर घर को ले आते हैं। तो इस तरह से सारे काम जो होते हैं वो मशीन के द्वारा कर लिए जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, बाज़ार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो बाज़ार में जो भी चीज़ बिकती है, हम आज जाते हैं तो हमें कुछ और चीज़ दिखाई देती है, कल जाते हैं तो वही जो डिज़ाइन हमने कल देखी थी वो चेंज हो जाती है, काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। तो आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो आंसर होगा कि आज का युग जो है वो विज्ञान और तकनीक का युग है। तो नित्य नए आविष्कार होते रहते हैं। आज नित्य नए आविष्कार होने से तरह तरह की वस्तुएं जो हैं वो बाज़ार में आ रही हैं। तो बाज़ार में वस्तुएं असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लोगों की रुचि, आवश्यकता और उनकी आय देखकर वस्तुएं बनाए जाते हैं, जो वस्तुएं हैं वो बनाई जाने लगी हैं। तो खाने, पहनने और नित्य प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में जो विविधता है वो बढ़ती जा रही है। और रोज़ नए फैशन के कपड़ों से जो बाज़ार है वो भरा हुआ है। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं उससे क्या होता है, हम अपनी जो आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, हमारी जो पसंद की चीज़ें होती हैं वो बाज़ार से ले सकते हैं। अगर हमें महंगी चीज़ चाहिए तो हमें महंगी चीज़ भी मिल जाती है, सस्ती चीज़ें चाहिए वो सस्ती चीज़ें हैं वो भी हमें बाज़ार में मिल जाती हैं। तो जैसा हमें चाहिए होता है वैसा सब कुछ हमें बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। तो इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर एक लेख है वो तैयार कीजिए। तो हमारे खान पान में जो हम पहले खाते थे उसमें भी काफ़ी बदलाव आ गया है। वो चीज़ें आजकल हम नहीं खाते, जो बच्चे हैं वो अलग टाइप का जो खाना होता है वो पसंद करते हैं। हमारा रहन सहन है वो भी चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा उसमें बदलाव आ गया है। तो आपको इस बदलाव के पक्ष और विपक्ष में बातचीत करनी है, बातचीत के आधार पर एक लेख तैयार करना है।
तो आंसर हुआ कि विज्ञान के इस युग में जब सब कुछ बदल रहा है तो हमारा जो खान पान है, रहन सहन है और कपड़े भी इस बदलाव से अछूते नहीं है, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। तो इस बदलाव का असर सब पर देखा जा सकता है। कुछ लोगों की बातचीत को आधार मानकर कहा जा सकता है कि कुछ लोगों के विचार से जो ये बदलाव है वो अच्छा है, और कुछ जो इतना तेज़ी से बदलाव हो रहा है उसको शुभ संकेत नहीं मानते। तो कुछ लोग इस बदलाव को शुभ संकेत नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बदलाव को अच्छा मानते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी कक्षा में जो बच्चे हैं उनके साथ बातचीत करनी है, पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क देने हैं। तो ये जो प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे कि जो ये बदलाव हो रहा है वो सही है कि गलत है। तो जैसा आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ बदलाव अच्छा है तो आप उसके पक्ष में तर्क दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बदलाव सही नहीं है तो विपक्ष में आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो कहाँ तो उसको कांच की चूड़ियों से नफ़रत थी, लेकिन जो बदलू है वो स्वयं कहता है कि जो चूड़ियाँ कांच की होती हैं उसमें बहुत अधिक सुंदरता उसमें होती है, तो लाख में ऐसी सुंदरता कहाँ संभव है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं बदलू की दो प्रकार की मनोदशा को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। तो हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। तो कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की आप व्याख्या कीजिए। तो आंसर होगा कि पाठ से लिए गए कुछ व्यंग वाक्य इस प्रकार हैं। पहला वाक्य है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। तो जो बदलू था उसको किसी बात से चिढ़ थी, वो थी कांच की चूड़ियों से। तो इस वाक्य से चूड़ी बनाने वाले बदलू की मनोदशा प्रकट होती है। तो वाक्य में कांच की चूड़ियों को मशीनी युग का प्रचलन बताया गया है। मशीनी युग आने से क्या हुआ, कांच की चूड़ियाँ बनने लगें, जिससे उस जैसे कारीगर का रोजगार छिन गया। तो ये जो कांच की चूड़ियाँ थी उसे अंदर ही अंदर दुख और कष्ट पहुंचा रही थी, पीड़ा पहुंचा रही थी। फिर दूसरा व्यंग वाक्य, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कांच की चूड़ियों को लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर बताकर कारीगरी को भूलकर बनावटी सुंदरता और चमक दमक को महत्व देने वालों पर व्यंग किया गया है। जो कारीगर होते हैं अपने हाथ से बनाते हैं इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, तो उन सब चीज़ों को महत्व ना देकर बनावटी सुंदरता और चमक दमक को अधिक महत्व दिया गया है। तो इस बात पर व्यंग किया गया है। तो यह वाक्य अपने में गहरा दर्द छिपाए हुए हैं। फिर तीसरा वाक्य है, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। तो यहाँ पर शहरी संस्कृति पर व्यंग किया गया है। पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर जो शहरी लोग होते हैं हर अच्छी बुरी बातें, आदतें और रीति रिवाज जो होते हैं उनको अपनाते जा रहे हैं, पर गाँवों में इस तरह का उन्मुक्त वातावरण नहीं है। भले ही गाँव जो है उसको हम पिछड़ा कहते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें गाँव में नहीं होती, दिखावा नहीं होता। फिर अगला है, नाजुक तो फिर होता ही है लला। तो यहाँ पर लोगों को कारीगरी तथा मजबूती नहीं चाहिए, उन्हें बनावटी कोमलता पसंद है। तो कारीगर होते हैं वो जो चीज़ बनाते हैं अपने हाथों से बनाते हैं उसमें मजबूती होती है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि जो बनावटी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा पसंद आती हैं लोगों को। तो यह कोमलता जो होती है समय असमय उन पर भारी पड़ती जा रही है, पर इसकी किसी को फिक्र नहीं है। तो नाजुक तो होता ही है लला। तो जो हाथ से बनी चीज़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं, मशीन से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं उसमें इतना टिकाऊपन नहीं होता है। फिर अगला है, कहा जाओ शहर से ले आओ। तो इस वाक्य में क्या है, बदलू के व्यक्तित्व की दृढ़ता प्रकट होती है। वह कम दाम पाने पर जमींदार जैसे व्यक्ति का प्रतिरोध कर सकता है, किंतु दबाव में आकर झुकता नहीं है। वो कहता है जाओ शहर से ले आओ। फिर आपका अगला प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र हैं और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। बदलू कहानी की दृष्टि से तो पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति
स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा दी जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। जैसे सुंदरता है, उसका अनुभव हो रहा है, नाजुक है, प्रसन्नता है। तो पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाएं जो हैं वो चुनकर आपको लिखनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें कोई व्यक्ति होता है, जैसे बदलू, जनार्दन, नीम, किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जैसे नीम, आम, रज्जो। और जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें पूरी जाति का पता चलता है, जैसे गांव, बच्चे, मकान, शहर, वृक्ष, अनाज, नववधू, मर्द, गाय, सड़क, चित्र, लड़की, जमींदार। और भाववाचक संज्ञा जैसे जिद, सुंदरता, व्यथा, शांति, व्यक्तित्व, महत्व, पढ़ाई। फिर आपका अगला प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। और कहानी में बदलू वक्त को बखत, उम्र को उमर कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए और उनके जो रूप परिवर्तित हुए हैं वो आपको लिखने हैं। तो जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मूल शब्द है मर्द, बदला हुआ रूप है मर्द। भैया मूल शब्द है, बदला हुआ रूप है भैया। मूल शब्द है वक्त और बदला हुआ रूप है बखत। मूल शब्द है उम्र, बदला हुआ रूप है उमर। मूल शब्द है अंजलि और बदला रूप है इसका अंजलि। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।